हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया, वर्किंग एज आरआरबी पीओ। जैसे बैंक एग्जाम्स का सीजन अभी चालू हो ही गया है, आरआरबी की नोटिफिकेशन से स्टार्टिंग हो चुकी है। तो वैसे ही आपकी प्रिपरेशन भी उस टूवर्ड्स अच्छे से चल रही होगी एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे आप लोग। बट बहुत लोगों का ऐसा होता है कि प्रिपरेशन करते हैं, सब कॉन्सेप्ट सब रिवाइज करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, बट फिर भी स्कोर नहीं आ पा रहा है, या फिर जब मॉक देते हैं या क्विजेस देते हैं, कुछ भी सॉल्व करते हैं, तो उस वक्त पे वो कॉन्सेप्ट याद नहीं आते हैं या कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी मेमोरी सब कुछ तो स्टोर नहीं कर सकती, उसको टाइम टू टाइम हमें रिकॉल करते रहना चाहिए। जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमें रिवाइज करना चाहिए, वो करते रहना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे एंड हम इफिशियंटली सॉल्व कर पाएंगे जो भी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। बट ऐसा है कि हम लोग गलती वही करते हैं, पढ़ते बहुत कुछ है, पढ़ने में बहुत टाइम देते हैं, बट रिवीजन में हम बिल्कुल टाइम नहीं देते। सोचते हैं कि अरे क्या ये रोज रोज क्या रिवाइज करना है, टाइम वेस्ट ही है। बट उस वक्त वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि अभी के 10-15 मिनट्स कितना इफेक्टिव होगा। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि कैसे 10 to 15 मिनट्स में हम कॉन्ट के पूरे पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं बिफोर गिविंग मॉक्स, एंड उससे क्या फ़ायदा होगा वो आपको ज़रूर ये पता चलेगा। बट तभी पता चलेगा जब आप 10 दिन तक तो भी एटलीस्ट इसे ट्राई करोगे। एटलीस्ट 1 वीक या 10 डेज आप ये प्रोसेस जो भी मैं बताऊंगी उसको फॉलो करो, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। मैंने खुद ट्राई की है एंड मैंने बहुत लोगों को अपने फ्रेंड्स में भी बताया, तो वो लोग भी इसे ट्राई कर रहे हैं, मतलब जो अभी जूनियर्स वगैरह है, तो वो भी बोलते हैं कि हाँ दीदी, हमें इससे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए। तो हम कैसे रिवाइज करेंगे 10 मिनट्स में पूरा कॉन्ट? तो मैंने हमेशा शेयर किया है कि मैंने ऐसा शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे। एक ही पेज है ये, एक ही पेज पे सब कुछ आ गया, कॉन्ट एंड रीजनिंग दोनों का। तो इस वीडियो में हम कॉन्ट की बातें करेंगे। तो उससे पहले कॉन्ट को इंप्रूव करने के लिए, अगर आपको लगता है कि मेरा बचपन से मैथ्स वीक है या मेरा स्कूल में मैथ्स अच्छा नहीं था, मेरा कॉन्ट में स्कोर नहीं आएगा, तो उस एटीट्यूड्स को हमें छोड़ देना है। उस एटीट्यूड से अगर हम चलेंगे तो वो क्वांट क्या, हम बाकी सब्जेक्ट्स में भी कभी एक्सेल नहीं कर पाएंगे जिसमें भी ऐसा सोचेंगे। तो हमें यही सोचना है कि वो स्कूल कॉलेज का डिफरेंट था, वहाँ पे हमें पूरे आंसर्स लिखने पड़ते थे, यहाँ पे जस्ट हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड वो भी अच्छे अच्छे टेक्निक से, ट्रिक्स ट्रिक्स वगैरह सब अवेलेबल है हमारे पास। हमें कुछ ऐसा प्रोसेस तो लिखना है नहीं कि हमें शॉर्टकट में आंसर निकालने का देखना है। तो इसीलिए वो सब चीज़ें छोड़ देना है एंड एक फ्रेश स्टार्ट करना है। ऐसा बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट छोड़ देना है कि नहीं आता है मैथ्स वगैरह, मैथ्स की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बस हमें चाहिए कैलकुलेशन, बाकी सारी चीज़ें तो आप सीख ही जाओगे जो भी टीचर को फॉलो करते हो उनके थ्रू। तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्वांट में डेली स्क्वायर क्यूब टेबल रिवाइज करने चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि 10 डेज तक आप डेली स्क्वायर क्यूब टेबल लिखो, बाय हैंड लिखो, ताकि आपको जो भी वैल्यूज है वो आपके हाथ के नीचे से जाए, तो आपको याद आए। कभी आप वैल्यू देखो तो आपको ऐसे रिकॉल हो जाएगा फास्ट में कि अच्छा ये 17 के टेबल में आता है शायद, या 17 या 18 के आता है। ऐसा भी आया तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जो भी 10-15 सेकंड हमको रिकॉलेशन में जाते हैं एग्जाम में या मॉक्स में, वो हमारा बच जाएगा वो टाइम। तो इसलिए स्क्वायर क्यूब टेबल एंड क्यूब आप 30 तक तो कर लो एटलीस्ट, एंड स्क्वायर्स तो 50 तक करने चाहिए वैसे, बट एटलीस्ट 40 तक तो कर लो। उसके आगे के 30 तक तो कर लो, उसके आगे के इजी ही होते हैं। एंड स्क्वायर्स के तो बहुत सारे ट्रिक्स भी होते हैं, तो ट्रिक से कोई भी ट्रिक लगाओगे तो भी टाइम लगना ही है। इसीलिए उससे बेटर है कि आप डायरेक्ट रट्टा ही मार लो यार। रट्टा मार लोगे तो क्या ही 2 सेकंड में आपको रिकॉल आ जाएगी वैल्यू। एंड जो हमारे स्क्वायर क्यूब्स एंड टेबल्स, इनकी वैल्यू, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, ये सारी वैल्यूज हमें नंबर सीरीज के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होती है। एंड बाकी जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स है उसमें तो उसकी एप्लीकेशन है ही है कैलकुलेशन की। तो इसलिए हमें वो अच्छे से, एंड डी आई हाउ कैन आई फॉरगेट डी आई। डी आई में भी बहुत इंपॉर्टेंस है ये कैलकुलेशंस का। तो स्क्वायर क्यूब टेबल 10 दिन तक आप डेली लिखो, जितने भी टेबल्स आप कर सकते हो करो मैक्सिमम, बट आई विल सजेस्ट कि 30 तक तो करो, 30 तक एटलीस्ट करो। मैंने भी 30-35 तक ही किए थे। बहुत ईजी है, हमें लगता है इतने सारे टेबल्स कैसे याद होंगे, बताएं। हार्ड सिर्फ 25 तक है। 25 के आगे के बहुत ही सिमिलर वैल्यूज आती है एंड रिपीटेटिव वैल्यूज आती है। बिकॉज अभी 17 का टेबल है, वही 34 का टेबल आप देखोगे तो 17 से डबल डबल करना है बस। एंड उसके बाद 5 के बाद फिर ऊपर वाली वैल्यूज को डबल डबल करना है। बहुत ईजी है। 16 का टेबल देखोगे, 32 का टेबल देखोगे, डबल डबल ही करना है। तो आपको बस 25 तक ही आपको टफ लगेगा, उसके आगे के बहुत ईजी हो जाते हैं टेबल्स। तो एटलीस्ट 30-35 तक कर लो, उससे हेल्प ही होगी। एंड उसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू हमें आनी चाहिए। मैं तो अभी भी जब भी प्रैक्टिस करती हूँ कॉन्ट की, तो मैं पहले यही सारी चीज़ें लिख लेती हूँ ताकि मेरा एक दिमाग का वर्किंग चालू हो जाए। अभी मेरा तो मतलब स्लो हो गया है थोड़ा स्पीड तो, बट परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जब हमारे को ऐसे डायरेक्ट डीआई में क्वेश्चंस आते हैं या फिर हमें ऐसे परसेंटेज में फ्रैक्शंस में आते हैं, इसमें कॉन्टेंट क्या, अप्रोक्सीमेशन एंड सिम्प्लीफिकेशन में, तो फिर उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है वो चीज़ों का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डेली करना है अगर कॉन्ट इंप्रूव करना है। उसके साथ आपको सेक्शनल मॉक देते रहना है बीच बीच में। वीकली एटलीस्ट 1 या 2 बार सेक्शनल मॉक दो, बिकॉज फुल मॉक में ना कॉन्ट छुप जाता है। ऐसा है कि आपकी वीकनेसेस छुप जाती है। एंड किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का कॉन्ट रीजनिंग तो सभी का ऑलमोस्ट अच्छा होता है। तो इसलिए फिर वैसे चीज़ों में ना कॉन्ट छुप जाता है एंड वो फिर ऐसे पीछे ही रह जाता है। तो इसीलिए सेक्शनल मॉक दोगे तो आपका फोकस कॉन्ट में जाएगा एंड कॉन्ट करोगे आप। उसके साथ आपको क्विजेस वगैरह तो देने ही है, बट ये सब देने के पहले हमें रिकॉल करना है
कैसे करना है वो मैं चलो बता देती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक पेज पे लिख के रखा था, एंड ये मैंने लिख के रखा था परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज़ के बारे में, कि ये रिपीटेटिव वैल्यूज़ बार-बार मुझे दिखती थी, तो मैंने लिख के रख दिया था। एंड अगर ऐसी जो नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू लाइक 1/15 हमें पता है, बट हमें ये नहीं पता ये कैसे आया। 1/8 हमें पता है 12.5 होता है, बट ये सारी चीज़ें जो आ जाती है तो इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, कितना ही याद करेंगे हम। तो अगर ऐसा कुछ आ गया तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, वो मैंने लिखा था कि ये परसेंटेज में से ये माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। एंड ये बाकी छोटे-छोटे फॉर्मूलेज़, तो ऐसा मत सोचना कि ये मैंने फॉर्मूलेज़ लिखे हैं एंड फॉर्मूलेज़ याद करने हैं क्वांट के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मूलेज़ कहाँ से आते हैं? कॉन्सेप्ट से ही आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आप उसको कोई ना कोई एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, उसी को हम फॉर्मूला बोलते हैं ना। तो ये मैंने वैसे ही रिप्रेजेंट किया है। ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं है कि बस फॉर्मूले से सॉल्व होना है वो। तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बहुत सारे टेक्निक्स है, बट मैं जिस टाइप से करती थी या मेरा जो कॉन्सेप्ट लर्निंग था, उसको मैंने एक शॉर्ट नोट्स में लिख के रखा है, तो वो मैं उसको फॉर्मूले के मतलब फॉर्मूले के जैसा रेफर करूँगी यहाँ पर। उसका ये मतलब नहीं है कि आपको सब रट्टा मारना है। आप जैसे भी पढ़ते हो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा सेम टू सेम लिखो आप। आपकी अंडरस्टैंडिंग दूसरी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, तो आप इसको सपोज ए बोलते होंगे या बी बोलते होंगे, तो वैसा लिखो, बट ऐसा बनाओ। ये मेरा कॉन्सेप्ट है बोलने का। तो ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस का मैंने यहाँ पे बेसिक लिखा है। अभी मैं एक एक टॉपिक का नहीं बता सकती, बिकॉज एक ही टॉपिक को 5-10 मिनट लग जाएंगे अगर मैं बताने जाऊँगी कि मैंने ये किस वे में लिखा है। बस मुझे यही बताना है कि आप ऐसा एक बनाओ, एंड किस प्रकार से बनाना है वही मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, बिकॉज मैं हमेशा शेयर करती थी, तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती थी कि आप शॉर्ट नोट शेयर कीजिए। तो देखिए, मैं सेम टू सेम बनाने को सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज वो डिफरेंस होता है ना, सबकी अपनी अपनी लिखने की आदत होती है, पढ़ने की आदत होती है, टीचर्स की भी वैरी करती है, एंड टीचर्स के अकॉर्डिंग हमारी भी वैरी करती है। तो इसलिए, बट कॉमन चीज़ तो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट कॉमन रहेगा, एंड उसको रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला भी, मतलब जो फॉर्म रहेगा वो भी कॉमन रहेगा। तो वही रिप्रेजेंट करना है हमें। जैसे टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी, ये हमें पता है। तो सिमिलरली इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एंड ये एक एमडीएच का फॉर्मूला होता है। जैसे जब क्वेश्चन आता है ना, 4 men वर्किंग 4 hours a day कंप्लीट टोटल वर्किंग 40 days, तो 8 men वर्किंग 4 hours a day विल कंप्लीट दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो आप ही बताओ, 4 लोग अगर डेली काम कर रहे हैं, डेली 4 hours काम कर रहे हैं, एंड 40 दिन काम कर रहे हैं, एंड दूसरी जगह पे 8 लोग 4 hours काम कर रहे हैं डेली, एंड कितने दिन के लिए काम करेंगे? इक्वल वर्क जो है, उन दोनों को सेम टास्क दिया है कि उनको भी दीवार बनाने के लिए दी है, इनको भी दीवार बनाने के लिए दी है। तो वो लोग, अगर हम ऐसा कॉन्सेप्चुअली देखने जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए ये जो फॉर्म है, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दें कि 4 इंटू 40 इंटू 4 यहाँ पे प्लेस कर देंगे, एंड इधर दूसरे मेन जो दूसरी दीवार बना रहे हैं उधर पे प्लेस कर देंगे कि वो 8 men है, एंड 4 इंटू एक्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि ये दो चीज़ें कट जाएंगी, एंड 8 डिवाइड बाई 4 2, मतलब ऐसा आ जाएगी, ट्वाइस आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग था, तो मैं ऐसे कर लेती थी कि ऑब्वियसली 4 लोग थे, इक्वल टाइम के लिए काम कर रहे थे, एंड 40 दिन तक काम किया। तो बाकी 8 लोग हैं, तो लोग बढ़ गए, टाइम्स तो उतना ही है, आवर्स उतना ही है, इफिशियंसी उनकी उतनी सेम रहेगी, तो दिन कम हो जाएंगे ना, हाफ हो जाएंगे दिन, बिकॉज लोग ज़्यादा हो गए, क्योंकि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। यहाँ पर इफिशियंसी मतलब नंबर ऑफ मेंस बढ़ गए, तो टाइम कम हो जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट फिर रिकॉल में हमें इजी पड़ता है, एंड ये चीज़ अगर मैं 10 दिन तक भी रिकॉल करती थी, तो उसके बाद मुझे डेली डेली क्या बोलते हैं, पूरा जाके क्वेश्चंस वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। 10 दिन के बाद मैं इतना, मतलब इससे यूज टू हो गई थी कि बस ये एक बार देख लो 10 मिनट में, एंड उसके बाद मॉक दे दो, तो मुझे पूरे कॉन्सेप्ट एकदम मेरे मेमोरी में फ्रेशली रहते थे स्टोर्ड। तो मेरा वो टाइम नहीं वेस्ट होता था कि अरे रिकॉल करने में क्या था क्या नहीं था, ऐसा वगैरह कन्फ्यूजन भी अवॉइड होता था, एंड एक्यूरेसी मेंटेन होती थी ये सब चीज़ों से। तो ऐसा ही मैंने सब चीज़ का लिखा है। एंड यहाँ पर भी रेशो एंड प्रोपोर्शन का, लॉस ऑफ इंडाइसेस, एंड ये फैक्टोरियल वैल्यू मोस्टली आती है नंबर सीरीज में, या फिर ये सिंप्लीफिकेशन में वगैरह। तो इसीलिए यहाँ पे छोटा सा लिख के रखा था, ताकि बस 10 मिनट में सब कुछ ही रिकॉल हो जाए। एंड क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं इसी में, इन्वेस्टमेंट या टाइम के रिलेटेड क्वेश्चन या रेट एंड क्वांटिटी के रिलेटेड क्वेश्चन जब होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं ये वाले क्रॉस मेथड्स या फिर इक्वल डिफरेंस मेथड। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट करके रखी थी, ताकि मुझे तुरंत से रिकॉल हो जाए, मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, या मुझे ऐसा समझने तक टाइम ना चला जाए कि यहाँ पे क्या कौन सी टेक्निक लगा हुआ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला इन द सेंस, ये शॉर्टकट्स की प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस के रूट्स क्या होंगे ये वो, एंड यहाँ पे कि इफ बोथ सी इज नेगेटिव देन रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जैसे a² प्लस bx प्लस सी, तो ये सी है सपोज, यहाँ पे 24 माइनस में है, एंड अगर ये दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे 20 भी माइनस में है, तो इन दोनों के x एंड y के रूट्स हम निकालेंगे, तो वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स एक्स ही है, बट समझ लो यहाँ पे वाई है, तो वो सी एंड डी आएंगे, बिकॉज जब दोनों सी माइनस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब दोनों भी सी में माइनस है, ये बी का साइन है, ये सी का साइन है, तो दोनों भी सी माइनस है, तो पहले वाले में माइनस प्लस आएगा, दूसरे वाले में प्लस माइनस, तो दोनों के कभी ये प्लस बड़ा हो जाएगा, कभी ये प्लस बड़ा हो जाएगा, तो दोनों में कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये छोटे अक्षरों में लिख के रखा है कि अगर रूट में वैल्यू देखे, सपोज एक्स इज इक्वल टू √44 है, तो उसके एक ही रूट आता है, +12 ही आएगा, एक ही रूट आएगा। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हुआ है, मुझे भी, मेरे भी रॉन्ग होते थे इसमें। एंड उसके बाद अगर x² के फॉर्म में है, तो जब हम स्क्वायर रूट करके रूट्स निकालेंगे, तो 2 रूट्स आएंगे, +12 एंड -12। तो बहुत लोगों का ऐसा होता है कि वो एक ही रूट ले लेते हैं दोनों जगह, एंड -12 को कंपेयर ही नहीं करते, तो उसके कारण फिर वो जो एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशनशिप है वो गड़बड़ हो जाता है, एंड मार्क्स तो चले ही गए, स्टेप मार्किंग तो यहाँ है ही नहीं।
एंड ये नंबर सीरीज़ के कुछ पैटर्न बीच बीच में लिख के रखे हैं मैंने। मिक्सचर एलिगेशन बहुत लोग पूछते हैं बट मैंने भी ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था उसमें। ये एक बेसिक चीज़ मुझे आती थी, अगर इसमें से सॉल्व हो रहा है तो ओके, अदरवाइज स्किप वाला बटन तो मेरे पास हमेशा रहता था। बाकी मेंस्ट्रुएशन का मैं बोलती हूँ टॉपिक अवॉइड करो, एंड तो अवॉइड तो करना है बट थोड़ा जो आता है रिपीटेडली या फिर बचपन से पढ़ी है ये एक दो चीज़ें तो ये हमें आती ही है। अभी एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, ये 4 चीज़ें पढ़ लो, बहुत है। एक आधा क्वेश्चन आया तो आ जाएगा, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो स्फीयर वगैरह, कोन वगैरह ये सब पढ़ के याद रख पाएंगे। एसएससी वाले तो डेफिनेटली करते हैं, बट जब मैं अगर टोटल बैंकिंग की बात करूँ तो उतना वेटेज नहीं होता है। मेंसुरेशन का एक आधा क्वेश्चन कभी आया तो आता है, एंड उसमें भी फिर मोस्टली ये चारों में से सर्कल या रेक्टेंगल, पेरीमीटर यही सब आता है। तो ज़्यादा टाइम क्यों देना है ऐसे टॉपिक्स में। प्रोबेबिलिटी भी मैं पढ़ी थी, बट यही बस इधर तक ही लिमिट रखा था मैंने कि इतने में आ गया मेरा, सॉल्व हो गया तो ओके, अदरवाइज स्किप। एंड वैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी, तो ऐसे सारे चीज़ों की मैंने छोटे छोटे अक्षरों में लिख के रखे थे। ये सब इधर रीजनिंग का है, रीजनिंग का थोड़ा सा कचरा लिखा है मैंने, तो ये तो क्या, ये छोड़ो। बट क्वांट में देखो, मुझे आई होप आपको इससे आइडिया मिले कि आपको क्या करना है। तो ये चीज़ें लिखने से आप डेफिनेटली, अगर आप ऐसे करो, अपनी मेथड से करो, आपको जैसे आपने जैसे पढ़ा है फॉर्मूला मेथड से या शॉर्टकट मेथड से, एक पेज नहीं 2 पेज पे लिखो, अगर ज़्यादा होगा आपका तो कंटेंट तो 2 पेज पे लिखो। एंड डेली मॉक देने के पहले या सुबह स्क्वायर क्यूब टेबल एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू लिखने के बाद ये चीज़ रिवाइज करो। 10 मिनट लगेंगे हार्डली इसको, स्टार्टिंग में शायद ज़्यादा लग सकते हैं बट बाद में 10 मिनट ही लगेंगे। एंड उसके बाद मॉक दो, एंड ये 10 दिन तक करो। डेफिनेटली आपको 11th डे आपका मॉक का स्कोर भी इंप्रूव दिखेगा, एंड आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट भी आपको तुरंत रिकॉल होने लग जाएंगे। तो ये हमेशा ही करना है, ऐसा नहीं कि 10 दिन के बाद छोड़ दो। तो उसके बाद आप ज़रूर मुझे थैंक यू बोलने आना इस वीडियो पे, अगर आपको हेल्प मिली तो। बट उसके लिए आपको पहले तो फॉलो करना पड़ेगा, तभी आओगे ना थैंक यू बोलने। तो फॉलो ज़रूर से कर लेना, एंड मुझे ज़रूर बताना कि इस वाले वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है क्या। बिकॉज मैं बहुत दिन से सोच रही थी शेयर करने का, बहुत लोग बोल भी रहे थे शेयर करो, बट मैं वही सोच रही थी कि ये मेरा मेथड है, मतलब मैंने कैसे कैसे लिखा है, तो ऐसा नहीं कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाए कि यार एक्स क्यों लिखा है, वाई क्यों लिखा है, हमने तो प्रोबेबिलिटी को सी के फॉर्म में नहीं पढ़ा, बी के फॉर्म में पढ़ा है, कुछ भी। तो मैं वो कन्फ्यूजन अवॉइड, मतलब ज़्यादा ना बड़े लोगों का, इसलिए मैं अवॉइड कर रही थी। बट ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि ये मैंने अपने तरीके से लिखा है, आप अपने तरीके से लिखो एंड ज़रूर से रिकॉल करो। एंड अगर आप लिखते हो तो डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी करो, ताकि बाकी बच्चों को भी लगे कि हम भी ऐसा अप्रोच एक्सेप्ट करें या फिर प्रैक्टिस करें इससे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच।